हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, पिछली बार की तरह कुछ देशद्रोही लोग फिर से शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं, मौके का चौका मार रहे हैं और किसान महापंचायत के लिए सुन रहे हैं का सैकड़ों अगर हजारों नहीं सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जिनको शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है बैरिकेडिंग कर और शंभू बॉर्डर पर ही टेंट लगा दिए गए हैं और एक पुराने समय का तमाशा फिर से शुरू होने जा रहा है साथियों। और ये हो क्यों रहा है? ये इस बार पिछली बार तो हो रहा था एमएसपी को लेकर, अब हो रहा है जो इंडो यूएसए जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके खिलाफ। इन देशद्रोहियों का ये कहना है कि अमेरिका में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो लोगों की ज्यादा हैं। जब लैंड होल्डिंग ज्यादा होती है तो आपके प्रॉफिट ज्यादा निकलते हैं, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं वो ज्यादा हैं और यील्ड पर लैंड ज्यादा है हमारे भारत के किसान के तुलना में। तो अगर भारत की सरकार यूएसए के साथ एग्रीकल्चर को लेके और आपकी डेयरी को लेकर कोई डील करती है तो भारत का किसान उस प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पाएगा और उसको बदहाली में चला जाएगा। तो फिलहाल इन देशद्रोही लोगों ने वहां पर शंभू बॉर्डर पर अपना जमावड़ा साथियों कर लिया है। अच्छा हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी बता देता हूं देशद्रोही क्यों बोल रहा हूं। उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट जंतर मंतर से आया है कि जेपी नड्डा साहब आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इसका मतलब यस, जो पहले हमने अपने वीडियो में बताया था कि अभिजीत दीपके ये बात बोल रहा है कि नहीं, वहां पर लोग इंजर्ड हैं, एक लड़की भी इंजर्ड बताई जा रही है और जो बताया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर है। अगर वेंटिलेटर पे है तो माने वो गंभीर है, उनको देखने के लिए जेपी नड्डा साहब वहां पर पहुंचे हैं। इधर तीसरा डेवलपमेंट यह है कि सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट से ये परमिशन मिल गई है कि उसको सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता शिफ्ट किया जाएगा। वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि शुरू से ही इस बात पर टेंशन हो रही थी, इनकी पत्नी का यह आरोप था कि सफदरजंग हॉस्पिटल इनका रेगुलर हेल्थ बुलेटिन नहीं दे रहा है और कुछ इनके पैरामीटर्स को शायद गलत बताया जा रहा है और इनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनकी एडवाइस अलग हो रही थी और सफदरजंग के डॉक्टर्स की एडवाइस अलग हो रही थी। इस मारे ये रस्साकसी चल रही थी तो हाई कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है और ये मेदांता शिफ्ट करे जा रहे हैं। और इसमें सरकार के भाई ये जवाब आ गया है कि सरकार को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि इनको शिफ्ट किया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आपत्ति नहीं है तो ये मैटर हाई कोर्ट पहुंचा कैसे भाई? पहले ही सेटल हो जाना चाहिए था। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरी थोड़ी है कि अपनी फजियत कराना और उसके बाद कुछ बात बोलना। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? तो ये तीसरी बात हो गई। अब मैं आप लोगों को दो बातें पूछता हूं और उसके बाद एक मॉक ड्रिल का मुझे जवाब आया है, काउंटर आया है रिजवान अहमद को। कह रहे साहब वो तो पार्लियामेंट में मॉक ड्रिल चल रही थी, इस मारे ऑटोमेटिक वेपन इस तरह से उन्होंने गेट की तरफ लगा रखे थे। ज्ञानी आए दो चार, उनको भी जवाब दे देता हूं, मजा आता है मुझे काउंटर मारने में। हाँ तो साहब, अभी मैंने शुरू में क्या बोला कि देशद्रोही फिर से आ रहे हैं। भाई ये बताइए कि जो पिछली बार किसान आए थे उसमें से ये बताया गया था कि 90% तो खालिस्तानी थे और 5-10% किसान थे। यही बात हुई थी ना? मैं इसमें गलत तो नहीं हूं ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। और यही अब भी कहा जाएगा कि इसमें 90% देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं और 10% इसमें मुश्किल से किसान होंगे, यही कहा जाएगा ना। अच्छा यार ये बताओ सरकार से अधिक प्यार करने वालों कि अगर उस टाइम जो भी बॉर्डर्स रोके गए थे और वो जो आंदोलन चल रहा था एमएसपी को लेकर, अगर वो सब देशद्रोही थे 90% और खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे, तो सरकार ने कानून को वापस क्यों किया? क्यों किया? खालिस्तानियों से डर के किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि देशद्रोहियों के लिहाज में किया। और जो प्रतिनिधि मंडल किसानों के आके बार बार उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिल रहे थे, क्या नाम था उनका, नाम भूलना हूं, तो क्या वो खालिस्तानियों से मिल रहे थे? क्या वो देशद्रोहियों से मिल रहे थे? सोशल मीडिया पर तो यही माहौल बना रखा था कि वहां पर जितने लोग हैं वो खालिस्तानी हैं, 2-4%, 10% वहां पर किसान हैं। होता यह है कि गवर्नमेंट की से कभी कभी ज्यादा प्यार करने वालों और नेता परस्त लोग, जैसे वतन परस्त होता है, मजहब परस्त होता है, ऐसे नेता परस्त भी होता है ना। तो जो नेता परस्त लोग होते हैं वो हमेशा गंदगी पर पर्दा डालने की भी सोचते हैं, पर बदबू उठती रहती है और उसका असर समाज में नजर आता है। तो नहीं करना चाहिए था उन लोगों से बातचीत। सरकार कहती किसान हमारे साथ हैं
तुम इतनी बड़ी रैली करवा रहे हो, हम इतनी बड़ी रैली करवाकर एमएसपी के पक्ष में तुमको दिखा देते हैं। देखो, लखनऊ में रैली हो रही है, बिहार में रैली हो रही है, महाराष्ट्र में रैली हो रही है, उड़ीसा में रैली हो रही है, मेरठ में रैली हो रही है, नोएडा में रैली हो रही है। हर जगह हजारों हजारों किसान निकलकर हमारी नीति की तारीफ कर रहे हैं। हम तुम्हारी नहीं सुनते, तुम तो खालिस्तानी लोग हो। सरकार को यह करना चाहिए था ना, तुम में से बहुत से लोगों के हिसाब से, नहीं किया। अब ये तुम तय करो कि सरकार खालिस्तानियों के देशद्रोहियों के आगे झुकी, या सरकार ने माना कि वो वाकई किसान थे और हालातों को देखते हुए सरकार ने विड्रॉ किया। और विड्रॉवल का दूसरा कारण यह भी बना कि हिंदुस्तान में कोई भी किसान का संगठन एमएसपी के पक्ष में नहीं उतर कर आया। दोनों बातें बता दूं तो भैया ये तुम सरकार से जरूर पूछो ट्वीट कर कि उस टाइम आप खालिस्तानियों के आगे झुके थे या किसानों के आगे झुके थे। और अगर किसानों के आगे झुके थे तो जिन जिन ने उनको खालिस्तानी किया था, कम से कम शीशे के सामने खड़ा होकर एक बार जूता निकाल के अपने सर पर मार लो। पॉइंट है ना, देखो कितना बढ़िया। अब मैं आता हूं इस पर, जंतर मंतर पर। अब जंतर मंतर का कल भी मैंने देखा, आज भी मैंने बहुत से कमेंट्स देखे। ये सब साले 5-10% नीट के लोग थे, इसमें छात्र थे, बाकी सब साले गुंडे थे, देशद्रोही थे, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत अच्छी बात है। तो यानी नीट के लोग ही इस पर विरोध कर सकते हैं जिन्होंने नीट दिया है, या वो आगे नीट देंगे या पहले उन्होंने नीट दिया था, क्योंकि वो डायरेक्टली अग्रीव्ड हैं, उन्हीं का हक बनता है। अच्छा, अगर उन्हीं का हक बनता है तो सोनम वांगचुक ने तो नीट दिया नहीं था, तो फिर इनको क्यों बैठने दिया आमरण अनशन पर? तो अभिजीत दीपके जो बाहर से आया उसने भी नीट नहीं दिया था, फिर उसको परमिशन सरकार ने क्यों दे दी? भाई तुम लोग की लॉजिक के हिसाब से पूछ रहा हूं। तो 3 तरह के लोग मैंने बांटे हैं, एक वतन परस्त हो गए, एक मजहब परस्त हो गए, एक पार्टी परस्त हो गए। तो आज का थोड़ा सा वीडियो मेरा पार्टी परस्त लोगों की तरफ है। बुरा लगेगा लोगों को, कोई बड़ा मजा आता है मुझे जब मेरी बात किसी को बुरी लगती है, तो वही तो मेरा यूएसपी है, वही चीज तो मेरे अंदर एनर्जी ट्रिगर करती है। तो भाई बताओ, वो भी नहीं करना चाहिए था? अच्छा, जिन दो लोगों को जेपी नड्डा साहब ने मीटिंग करने के लिए बुलाया, उन्होंने नीट दिया था, तो सौरभ दास ने और आशुतोष ने, उनको क्यों बुलाया? यार तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सरकार, यहां पे मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, तुम्हारी सरकार तय ही नहीं कर पाती कि कौन खालिस्तानी है, कौन किसान है, कौन स्टूडेंट है, कौन इन छात्रों में देशद्रोही है। नहीं बुलाना चाहिए था। सरकार को यह कहना चाहिए था कि इस मामले को समझने की ये सारी चीजें आजकल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम पर 6 घंटे में हो जाती हैं। सरकार को यह कहना चाहिए था कि जिन लोगों ने नीट दिया है, हम हर राज्य से एक 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी आए, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स की बड़ी एनर्जी और पैसा लगता है, और हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली आप आइए, जहां पर आपकी जिम्मेदार लोगों से, धर्मेंद्र प्रधान जी से 1 to 1 एक वार्ता होगी। 40-50 लोग पूरे हिंदुस्तान से, नागालैंड से, असम से, तमिलनाडु से, केरल से, यूपी से, हर जगह से बुलाकर उनको वो एड्रेस करते हैं, और बाहर निकल के वो कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, सरकार अब जो नीट के लिए कदम उठा रही है बहुत मजबूत उठा रही है, और हम सरकार के एक्शन। तो फिर ये करते हैं वहां, यार तुम्हारे हिसाब से भारत की सरकार खालिस्तान के आगे झुक गई है। यहां पर गुंडों के आगे उनसे बात करने बुला रही है। क्यों बुला रही है? नहीं बुलाना चाहिए। तो देखो, ये 2 बातें हो गई। अब मैं तुम लोगों को एक बड़े सीरियस नोट पर राय दे दूं। अभी तो मैं तुम्हारे अंडर द बेल्ट मार रहा था, जिसमें मुझे मजा बहुत आता है। देखो, ऐसा है कि बहुत सी गलतियां बहुत सौ में हैं। कांग्रेस के टाइम पर भी मैंने ये बोला था कि 2011 में लोगों को आज वो याद भी नहीं होगा, जो 25 साल के हैं तब वो 10 साल के होंगे, किस बुरी तरीके से रामलीला मैदान ग्राउंड में 3 बजे रात को घुसकर टेंट के अंदर लाठीचार्ज किया था, और वहां पर आपके टीयर गैस मारी थी रात के 3 बजे महिलाओं और बच्चों पर। इसी तरह केरल के भी बहुत वीडियोस आ रहे हैं। इसी तरह बहुत से भाजपा के प्रवक्ता ये बयान देते हुए टीवी पे मुझे नजर आ रहे हैं कि साहब 2007 में पेपर लीक हुआ था, वो जो भंडारी हैं उनके 2-3 क्लिप मुझे किसी ने भेजे, 2007 में हुआ था, 2009 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2014 में हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो सरकार ने कुछ नहीं किया था। ये सारे जो आर्गुमेंट हैं, ये पार्टी वर्सेस पार्टी अच्छे लगते हैं। मैं तो कह रहा हूं अच्छे लगते हैं कि अगर कांग्रेस तुम पर उंगली उठा रही है तो तुम कांग्रेस को याद दिलाओ कि उसने क्या किया था। अगर कांग्रेस राम मंदिर की चोरी को लेकर उंगली उठा रही है तो तुम कांग्रेस को यह याद दिलाओ उसने राम मंदिर के चढ़ावे के लेके क्या किया था।
ये हो गया पार्टी वर्सेस पार्टी। लेकिन राम मंदिर में तुम यही जस्टिफिकेशन देने लगोगे श्रद्धालुओं को जो आस्था के नाम पर वहां पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपना योगदान दिया था, तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो एक्सप्लेनेशन श्रद्धालुओं के लिए अलग है राम मंदिर में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए अलग है। कितने ज्ञान की बात कह रहा हूं, जाके भाजपा के प्रवक्ताओं को, बेवकूफों को समझा देना ये बात। इसी तरह जो यहां पर नीट की प्रॉब्लम है आई है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आई है, उसका पॉलिटिकल जवाब कांग्रेस को देना अलग टैलेंट है और छात्रों को देना अलग टैलेंट है। और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे थोड़े से गूंजने के बाद ये डिक्लेयर कर देना कि वो सारे खालिस्तानी थे, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान सरकार पर लगाता है कि उन खालिस्तानियों के लिए सरकार ने कानून क्यों वापस लिया और बाकी भारत में अपने समर्थन में किसानों को क्यों नहीं उतार पाई। अब ये मत कह देना पूरे देश के किसान देशद्रोही हैं, तुम लोग तो रफू करने के लिए कुछ भी बोल दोगे। और इसी तरह यहां पर पॉलिटिकल जवाब अलग है, लेकिन अगर आपको, पहले तो आप ये मान लीजिए कि आप जवाब देंगे किसको, नीट के छात्रों को और उनके परिवारों को देंगे, तो फिर किसी से बात ही ना करो, काहे बात कर रहे हो, फिर कहो घुसो। और अगर कर रहे हो तो ये मानो कि वो छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो पार्टी परस्त करने वालों, पार्टी परस्ती करने वालों और नेता परस्ती करने वालों, तुम ट्वीट करके अब मोदी जी से और नड्डा से मेरे इसमें कमेंट मत करना, ठीक है ना। वहां जाके ये पूछो कि ये लोग तो छात्र हैं नहीं, आप इनसे क्यों मिले, ये पूछो। दो बात हो गई। अब आखिरी बात बता दूं, जो अभी 3-4 ज्ञानी आ गए थे मुझको वेपन हैंडलिंग के बारे में समझाने के लिए, मुझको मेरी जान मिशन भारत जो तैयार कर रहा हूं ना, ये फौज और हथियार ये रोम रोम में है। हाँ, किस्मत खराब हो सकती है जो वहां पहुंच नहीं पाया, इसीलिए नस्ल वहां पर ऐसी तैयार कर रहा हूं। जब मेरी जान स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मॉक ड्रिल की जाती है, तो मॉक ड्रिल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हर 3 महीने में चलती रहती है। मॉक ड्रिल जब ये नया पार्लियामेंट हाउस बना है, तो इसकी भी रातों में हुई है कि अगर इस पर टेरर अटैक हो जाएगा तो कैसे कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, जो चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। ठीक, जब आपको पता चल रहा है छात्र आपकी तरफ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, उन्होंने पहले बताया था, तो क्या आप ऑटोमेटिक वेपन लेकर बॉडी की हिट की रेंज में, अपनी जो रेंज में सामने पब्लिक खड़ी हुई है, जो पार्लियामेंट के अंदर की पब्लिक है, बाहर की नहीं, क्या आप उन पर ऑटोमेटिक वेपन सीधे तान देंगे? मुझे ज्ञान देने वालों बेवकूफों, मॉक ड्रिल के नाम पर और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम पर। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी जब ड्रिल होती है तो हथियार को सामने वाले की रेंज में नहीं रखा जाता, उसको 40 डिग्री ऊपर रखा जाता है, पर ड्रिल उसी तरीके से की जाती है जैसे मान लो कि अटैक हो रहा है। ये काम मुझे पता है, ऐसी छिछोरे काम मीडिया करवाती है हाइप क्रिएट करने के लिए, और आप जैसे लोग हाइप के चक्कर में फंस जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।